नमस्कार दोस्तों अमेरिका के एयरक्राफ्ट का इंजन फट गया है। ईरान ने अपने F-5 फाइटर जेट से अमेरिका के 46,000 करोड़ के विमानों को फूंक डाला है, तबाह कर दिया है, जिसकी बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। इसके अलावा इजराइल के ठिकानों पर बमबारी हो गई है, तबाही मची हुई है। ईरान ने अपनी शर्तों को बदल दिया है और पाकिस्तान को मीडिएटर से हटाने का कह दिया है। इसी के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रशिया भी पहुंच चुके हैं पुतिन से मिलने के लिए। क्या कुछ खबरें हैं, आज की तमाम 10 बड़ी खबरों पर बात करते हैं। सबसे पहले आज आप पहली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका के एयरक्राफ्ट का इंजन फट गया है। दोस्तों, अटलांटा में अमेरिकी वायुसेना के KC-135 स्ट्रैटो टैंकर विमान का इंजन फट गया। अटलांटा के आर्ट्सफील्ड जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जैसे ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ रोल करता है, इसके इंजन से आग की लपटें उठने लगती हैं, भारी चिंगारियां निकलने लगती हैं और पायलट ने तुरंत टेक ऑफ को भी रिजेक्ट कर दिया है। अमेरिका का ये बोइंग KC-135R स्ट्रैटो टैंकर है, जो कि यूएस एयरफोर्स का एक एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर है। मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हवा में ही दूसरे विमान को तेल देने के लिए, ईंधन देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये अमेरिकी वायुसेना का एक बहुत ही जरूरी एसिस्ट है, बहुत ही जरूरी कहे फाइटर जेट है। इसमें भयंकर आग लग चुकी है और इसी के बाद इसको उड़ने से रोक भी दिया गया है। ईरान युद्ध के वक्त इसका बहुत इस्तेमाल हुआ था और ईरान के खिलाफ अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया था, तब भी ईरान ने इसको निशाना बनाया था और अब एक बार फिर से इसके इंजन में आग लग गई है। दूसरी खबर पर आते हैं दोस्तों, इजराइल के सैनिकों पर ड्रोन अटैक हो गया है। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने है, इजरायली सैनिकों के मिलिट्री हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया है, जिसके बाद नेतन्याहू की आर्मी को लेबनान से भागना पड़ गया है। यही नहीं दोस्तों, इजराइल पर इस अटैक के बाद नेतन्याहू इस बात को कबूल रहे हैं कि उनके ऊपर हमले ज्यादा हो रहे हैं। IDF जो कि इजराइल की मिलिट्री है, वो भी इस बात को कंफर्म कर रही है कि उन पर हुए ड्रोन अटैक में अब कई लोगों की मौत हो चुकी है, उनके सैनिकों की मौत हो गई है। पूरी खबर पर बात करते हैं टाइमलाइन के साथ। पहले आप तस्वीर के साथ इस खबर को देखिए, प्रेस टीवी के हवाले से खबर है। इसमें साफ बड़ा लिखा हुआ है कि हिजबुल्लाह के FPV ड्रोन ने इजरायली सैनिकों पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो घायल सैनिकों को हेलीकॉप्टर से ले जा रहे थे, यानी कि जब अपने घायल हो चुके सैनिकों को इजराइल की आर्मी के बाकी अफसर मिलिट्री हेलीकॉप्टर से लेकर जा रहे थे, तो उन पर ड्रोन अटैक हो जाता है, जिसमें इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है और 6 घायल भी बताए जा रहे हैं। एक और प्रेस टीवी के हवाले से खबर है आपके सामने, हिजबुल्लाह के ड्रोन ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली निकासी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है। वो हेलीकॉप्टर जिस पर बैठकर इजरायली ट्रूप्स हमले से बचने के लिए भागने वाले थे, उस हेलीकॉप्टर पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन दागा है और हेलीकॉप्टर को टारगेट किया। हेलीकॉप्टर में बैठे इजरायली पायलट को अपनी जान बचाकर भागना भी पड़ गया है बिना इजरायली सैनिकों के। वीडियो आपके सामने है, इसमें इजराइल का एक सैनिक साफ दिखाई भी दे रहा है। कई सैनिक जमीन पर सिर झुकाकर घुटने के बल बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर जैसे ही इजराइल का ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो नीचे आता है, वो इजराइल की सेना जिसमें 15 से 16 लोग भी दिखाई दे रहे हैं, वो एक घायल इजरायली सैनिकों को लेकर हेलीकॉप्टर के पास ले जाते हैं ताकि उसको वहां से ले जाया जाए। और इसी के बाद दोस्तों, आसमान से इजरायली सैनिकों के ठिकाने पर और हेलीकॉप्टर पर तेजी के साथ हिजबुल्लाह का ये FPV ड्रोन आकर गिर जाता है। इजरायली सैनिक बंदूक उठाते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के इस FPV ड्रोन के अटैक को नहीं रोक पाते और फिर एक के बाद एक वहां पर धमाके शुरू हो जाते हैं और इजरायली सैनिक तुरंत वहां से भागने लगते हैं। IDF ने, इजराइल की आर्मी ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि दक्षिणी लेबनान में लगी चोटों की वजह से एक सैनिक की मौत की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा जिनका नाम लिया गया है वो है सार्जेंट इदान फूक्स, जिनकी उम्र केवल 19 साल है और ये लेबनान में हुए हमले में मारे गए बताए गए हैं। IDF ने ये कंफर्म किया है। लेबनान में जहां कहीं पर भी इजरायली सैनिकों ने कब्जा करके अपना ठिकाना बना लिया है, वहां पर लगातार हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है और इसी अटैक का ये वीडियो है जब एक हेलीकॉप्टर पर अटैक हो जाता है, जब वो इजराइल के सैनिकों को वहां से लेके जाता है। तीसरी बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब ईरान के हमले में अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। ईरानी F-5 लड़ाकू विमान ने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बमबारी करी है और पेंटागन ने 5 अरब डॉलर के नुकसान को छिपाया है। खबर है दोस्तों कि ईरानी वायुसेना के एक F-5 लड़ाकू विमान ने अमेरिकी हवाई रक्षा प्रणालियों को भेदते हुए कुवैत के कैंप ब्यूरिंग बे सैन्य अड्डे पर बमबारी की थी और इसमें अब जो पेंटागन था वो अरबों डॉलर के नुकसान को छुपा रहा था। आधिकारिक आंकड़ों से कई ज्यादा इसके आंकड़े हैं। पेंटागन कह रहा था कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि इसमें अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
और एनबीसी न्यूज के हवाले से खबर है, उन्होंने कहा है कि 2 वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के बयानों के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट दी है और बताया है कि युद्ध के शुरुआती दिनों में, यानी कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त ईरानी वायुसेना ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एक बहुत बड़ा हमला किया था। और ये पहली बार है कि जब किसी प्रमुख अमेरिकी मीडिया आउटलेट ने इस बात को स्वीकारा कि ईरान के हमले में केवल मिसाइल और ड्रोन अटैक नहीं हुआ, बल्कि एक F-5 लड़ाकू विमान से भी बड़ा अटैक हुआ है, जिसमें अमेरिकी अड्डे पर बहुत बड़ा अटैक हुआ और वहां पर 46,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी लड़ाकू विमान ने अमेरिकी वायु रक्षा की उन्नत परतों, यानी कि अमेरिका के एयर डिफेंस को बहुत अच्छे से भेदा, अमेरिका के एयर डिफेंस को चकमा दिया और कुवैत के कैंप ब्यूरिंग पर बमबारी करी और फिर सुरक्षित रूप से अपने अड्डे पर भी लौट आया। यानी कि पहले ईरान वहां पर पहुंचा, अमेरिका के एयर डिफेंस को खत्म किया, अमेरिका के एयर डिफेंस से बचा कर लड़ते हुए वो अमेरिका के बेस पर गया, वहां पर उसने अटैक किया, मिसाइल अटैक किया, बमबारी करी और फिर वहां मार के वापस आ गया और फिर भी अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। खास बात यह है कि पेंटागन ने प्लैनेट लैब जैसी सैटेलाइट इमेजिंग कंपनियों को ये बात कही थी कि वो इन क्षतिग्रस्त ठिकानों को वो ये नहीं दिखाएं कि अमेरिका के इन बेसिस को कितना नुकसान हुआ है और सैटेलाइट इमेज ना प्रोवाइड करें, ये भी पेंटागन ने कहा था। और अमेरिकी सेना ने ये भी कहा था कि 13 मौतें हुई हैं, 400 मारे गए हैं पूरे टोटल ईरान अमेरिका इजराइल के युद्ध में। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट है एनबीसी के हवाले से, वो इस बात को कह रही है कि अमेरिका को 46,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। एक ईरान के F-5 फाइटर जेट ने कुवैत में ब्यूरिंग बेस में घुसकर अमेरिका के इस बेस को तबाह कर दिया है और बुरी तरीके से यहां पर तबाही मची है। चौथी बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ईरान ने अपनी शर्तों को बदल दिया है। सीज फायर करना है तो अब ईरान की इन नई शर्तों को मानना होगा। ईरान ने कह दिया है कि वो परमाणु संवर्धन को सीमित करने वाले किसी भी समझौते पर सहमत नहीं होगा, यानी कि न्यूक्लियर से जुड़ा या फिर यूरेनियम से जुड़ा कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा। दूसरी शर्त यह है कि तेहरान के साथ बातचीत करनी है तो युद्ध को तुरंत खत्म करना होगा, किसी भी तरह से कोई अटैक, कोई युद्ध नहीं होगा। तीसरा यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरा अधिकार होगा, कंट्रोल होगा और यहां पर उसकी बातों को मानना जरूरी है। चौथी शर्त ईरान की यह है कि युद्ध में, अटैक में ईरान का जितना नुकसान हुआ है अमेरिका और इजराइल की वजह से, उसका मुआवजा भरना होगा, पे करना होगा। पांचवी शर्त यह है कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना ब्लॉकेट हटाना होगा, अपनी नाकाबंदी को हटाना होगा। और आखिरी शर्त ईरान की यह है कि परमाणु हथियार पर वो अलग से बात करेगा, अलग से इसको लेकर बातचीत होगी। सीज फायर में इसका कोई रोल नहीं होगा, यानी कि सीज फायर से न्यूक्लियर और परमाणु, यूरेनियम से जुड़े सभी मुद्दों को हटाकर ही बात होगी। अगर उन्हें इस पे बात करनी भी है तो वो अलग से होगी, ना कि सीज फायर टॉक में। पांचवी बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ईरान ने कह दिया है कि पाकिस्तान मीडिएटर नहीं बन सकता है, यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर कराने में पाकिस्तान मध्यस्थ नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान ट्रंप की बातों को सुन रहा है, ईरान की नहीं। और दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रशिया पहुंच गए हैं पुतिन से मिलने के लिए और इससे पहले वो पाकिस्तान पहुंचे। तो क्या रशिया और चीन के साथ मिलकर ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर होने वाला है? पूरी खबर क्या है वो भी सुनिए। सबसे पहले आप इस पोस्ट को देखिए। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। रेजाई ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त जरूर है ईरान का, लेकिन वो बातचीत में बीच का सही पक्ष नहीं है, यानी कि मीडिएटर नहीं बन सकता, यानी कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ही ये मध्यस्थता करा पाए। रेजाई ने आगे अपने पोस्ट में ये भी लिखा है कि पाकिस्तान अक्सर डोनाल्ड ट्रंप की बातों को ध्यान में रखता है और उनके खिलाफ कुछ नहीं कहता है, इसलिए वो निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। और फिर ये भी कहा कि एक सही मध्यस्थ वही होता है, मीडिएटर वही होता है जो दोनों पक्षों के बीच निष्पक्ष रहे, ना कि हमेशा एक ही पक्ष की तरफ झुका रहे और उन्हीं की सुने। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची 24 घंटे में 2 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हों। एक तरफ शुरू से ही इस युद्ध में पाकिस्तान लगातार मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा था, बातचीत भी दोनों की, ईरान और अमेरिका की हुई, पाकिस्तान में हुई, लेकिन अब ईरान ने कह दिया है कि पाकिस्तान मीडिएटर नहीं हो सकता। छठी खबर देखते हैं दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री रशिया पहुंच चुके हैं। इसी बीच परमाणु युद्ध की चर्चा फिर से तेज हो गई है। रशिया पहुंचने से पहले ईरान ने नया प्रस्ताव अमेरिका को जो भेजा है, इसमें परमाणु का जिक्र है। इसी बीच रशिया के राष्ट्रपति से भी उनकी बातचीत हो रही है। जंग के बीच रशिया ने ईरान की काफी मदद भी करी थी और अब ईरान का एटीट्यूड भी ये बात कह रहा है कि रशिया उसके साथ कितनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है शुरू से लेकर अब तक।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची 3 दिन की यात्रा पर थे। पहले वो पाकिस्तान गए, वहां शहबाज शरीफ से मिले, आसिम मुनीर से मिले, शाकडार से मिले, फिर ओमान गए, वहां मुलाकात करी, फिर ओमान से वापस अरागची पाकिस्तान गए और अब इस वक्त अरागची रशिया में है पुतिन से मिलने के लिए। इस ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध में लगातार रशिया ने ईरान का सपोर्ट किया है, अमेरिका का विरोध किया है और अब जब अचानक रशिया से मिलने के लिए, पुतिन से मिलने के लिए अरागची पहुंच रहे हैं तो अमेरिका को झटका लग रहा है कि कहीं दोनों देश मिलकर कोई ऐसी बातचीत ना कर ले जो हम पर हावी हो जाए, क्योंकि अमेरिका रशिया पर अपना बस नहीं चला पाता है और ईरान पर भी नहीं चला पा रहा है। अब 7वीं खबर पर आते हैं दोस्तों। इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू के खिलाफ हो चुके हैं। नेतन्याहू की अपील को राष्ट्रपति ने ठुकरा दिया है। इजराइल के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू माफी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति माफ करने से मना कर चुके हैं। खबर असल में यह है कि इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने कम से कम कुछ समय के लिए बेंजामिन नेतन्याहू की उस माफी को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए माफी मांगी थी। इस वक्त नेतन्याहू पर कई आरोप चल रहे हैं, मुकदमा चल रहे हैं और इसी के लिए नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से माफी मांगी थी। अब हर्जोग ने कहा है कि इसके बजाय वो प्रधानमंत्री और अटॉर्नी जनरल के बीच किसी समझौते के लिए मध्यस्थ करने की कोशिश में नए सिरे से बातचीत शुरू करने पर जोर देंगे। और ये बयान द न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति मध्यस्थता की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि उनका काम इजराइल में एकता को लाना है, एकता को बढ़ावा देना है। नेतन्याहू पर रिश्वत, धोखाधड़ी, विश्वास तोड़ने, फ्रॉड, कई सारे आरोप चल रहे हैं जो 2020 में शुरू हुए थे और देश को राजनीतिक आधार पर इसने बांट दिया था। खबरों के मुताबिक हर्जोग को यह लगता है कि इजराइल के हालिया युद्धों और इस साल होने वाले चुनाव जो कि 6 महीने के बाद होने हैं की वजह से ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया और इसीलिए उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को माफ करने से मना कर दिया है कि हम माफ नहीं करेंगे और धीरे जो ये स्थिति है वो गृह युद्ध में बदल रही है। अब 8वीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों। व्हाइट हाउस में ट्रंप पर जानलेवा हमले की फिर से एक बार कोशिश हुई है। लगातार ट्रंप पर बहुत हमले हो चुके हैं, एक बार फिर से उन पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई है। व्हाइट हाउस की कोरेस्पॉन्डेंस पार्टी में गोलियां चल गई हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप समेत अमेरिकी सरकार से जुड़े तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। 25 अप्रैल को यह अटैक हुआ। आरोपी कोल थॉमस एलन ने यह हमला किया और हमले से पहले 10 मिनट पहले उसने अपने करीबियों को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, नोट दिया और ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ गुस्सा जताया। ट्रंप का नाम नहीं लिया गया लेकिन पेडोफाइल, रेपिस्ट और ट्रेटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, यानी कि तानाशाह और जो महिलाओं का सम्मान न करे, बलात्कारी, इन सब का इस्तेमाल हुआ। कहा था कि सरकार के बड़े नेता उसके निशाने पर हैं। यह भी कहा कि वो उनको एक एक करके टारगेट करना चाहता है, मारना चाहता है। कुछ जगहों पर ऑपरेशन ट्रंप प्रशासन की हाल की कार्रवाइयों का भी जिक्र किया गया था, जैसे कि ईरान वॉर हो गया, इस वक्त वही चल रहा है। और यहाँ पर उसने लिखा कि वो अब किसी देशद्रोही के काम में शामिल नहीं होना चाहता। फिर वो उस हॉल तक नहीं पहुंच पाया जहां पर ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और कई बड़े अधिकारी मौजूद थे, क्योंकि पार्टी चल रही थी व्हाइट हाउस में उस वक्त और सुरक्षा टीम ने समय रहते ही उस अटैक करने वाले आदमी को रोक भी लिया और ट्रंप को तुरंत वहां से बाहर कर दिया गया सेफ्टी पर्पस के लिए। इसके बाद ट्रंप की सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठे, क्योंकि पहले भी उन पर हमले की कई बार कोशिश हुई है और हमलावर जो बताया जा रहा है वो पार्ट टाइम टीचर भी था, वीडियो गेम डेवलपर था, ऐसा आदमी था। घटना के बाद जो कुछ भी हुआ उसमें सिक्योरिटी की रवैया और बाकी चीजों को भी देखकर लोग नहीं मान रहे कि हमला जो था वो ऐसे अचानक हुआ था, बल्कि कह रहे हैं कि ये पहले से था, पूरी इसकी प्लानिंग की गई थी, जानबूझकर कराया गया था और ट्रंप के खिलाफ जा रहे नैरेटिव को भी बदलने के लिए था, क्योंकि इस वक्त ट्रंप के खिलाफ कई लोग हैं। इसलिए कहा जा रहा था कि ये ट्रंप ने अपने आप पर अटैक खुद करवाया, क्योंकि कई खामियां हैं। आमतौर पर जहां राष्ट्रपति हो वहां की सुरक्षा क्योंकि कई लेयर में होती है और आसानी से कोई आदमी आ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हमलावर कई हथियारों के साथ बहुत ईजिली वहां पहुंच जाता है। सिक्योरिटी उसे रोकने में असफल होती है। इसके अलावा कैरोलिन लेविट का भी एक बयान हमले के बाद से चर्चा में आया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा था, वीडियो उनका जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कार्यक्रम को शुरू होने से पहले ही उन्होंने कहा था और कि आज रात को गोलीबारी होगी। अब कैरोलिन लेविट ने ये ट्रंप के भाषणों को मजेदार और मनोरंजक बताते हुए कहा था कि आज के कुछ शॉट्स फायर होंगे, ट्रंप कुछ ऐसी बात करेंगे, लेकिन उसी के बाद वहां पर असली में गोलीबारी हो गई। नवी खबर देखिए दोस्तों, ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट चुका है। ड्रोन फैक्ट्री में प्रदर्शन हो रहा है। बर्लिन, टोक्यो में ईरान के समर्थन में लोग सड़क पर हैं और RAF एयरबेस में तबाही मची हुई है। लेसेस्टर यूके में एल्बिट सिस्टम की सब्सिडरी UAV ट्रैक्टिकल सिस्टम यानी कि इजराइल कंपनी की ड्रोन फैक्ट्री में भयंकर प्रदर्शन हुआ है। फैक्ट्री की छत पर लोग घुस गए, इलेक्ट्रिक सॉ में छेद कर दिया, वहां पर नीचे उतरे और ताबड़तोड़ प्रदर्शन हुआ।
इसके अलावा बर्लिन से लेकर के टोक्यो तक प्रदर्शन हो रहे हैं ईरान जंग के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ। इसके अलावा दोस्तों आरएएफ एयरफोर्स यूके बेस, जिसे यूएस एयरफोर्स यानी कि अमेरिका की वायुसेना ईरान हमलों के लिए इस्तेमाल कर रही थी, उस बेस में सुबह अचानक आग लग गई है और तबाही मच गई है। अब आते हैं दोस्तों आज की आखिरी और 10वीं बड़ी खबर पर। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता अटकने यानी कि सीज फायर टॉक अटकने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल सप्लाई घटने के बाद फिर से तेल की कीमतों में उछाल आ गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $160 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है और WTI क्रूड ऑयल बढ़कर $96 से ऊपर हो गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल वो होता है जो कि उत्तरी सागर यानी कि यूरोप के पास से निकलता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मानक माना जाता है, इसलिए ज्यादातर देशों का तेल इसी के हिसाब से कीमत तय करता है। WTI क्रूड यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट अमेरिका से निकालने जाने वाला तेल है और ये ज्यादा हल्का और शुद्ध माना जाता है, इसलिए इसे रिफाइन करना थोड़ा ईजी होता है। अब तेल के दाम फिर से बढ़ गए हैं, यानी कि युद्ध का दायरा एक बार फिर से बढ़ गया है। लगातार अटैक हो रहा है, अमेरिका अपने नुकसान को छुपा रहा है, लेकिन अब सारी रिपोर्ट सामने आ रही है और नेतन्याहू का भी हाल कुछ ठीक नहीं है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ आज की इन तमाम 10 बड़ी खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, बड़ी खबरों के साथ। मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है गौरी। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।